पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट, हमें प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच क्या रिलेशनशिप है, इसको फाइंड आउट करना है कि रियल एग्जीक्यूटिव पावर कहाँ रिलाई करती है। रियल एग्जीक्यूटिव पावर वो जो कि आर्टिकल 53 में बताई गई है, जिस पावर का इस्तेमाल प्रेसिडेंट जो है खुद करता है या अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स के थ्रू करता है विद इन द एम्बिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या वो जो पावर है उसका इस्तेमाल प्रेसिडेंट जो है आर्टिकल 74 में जो मेथड बताया गया है उसके थ्रू करता है। 74 में कहा गया है कि प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इट मींस दैट एज पर द वर्डिंग्स ऑफ आर्टिकल 74, प्रेसिडेंट हैव नो self satisfaction, president have no personal satisfaction, he has to act on the aid and advice of the council of minister। यानी कि प्रेसिडेंट जो कुछ भी करेगा, अपने जिस भी फंक्शन को परफॉर्म करेगा, वो फंक्शन जो उसका आर्टिकल 53 में बताया गया है, उसका कहने का मतलब ये कि वो उस फंक्शन की परफॉर्मेंस जो है वो आर्टिकल 74 से गवर्न होगी। आर्टिकल 53 को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है कि सभी जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन है वो सभी प्रेसिडेंट के नाम से एग्जीक्यूट होते हैं, और उनका ऑथेंटिकेशन इस तरह से होता है कि सभी जो रूल्स हैं रिगार्डिंग फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो प्रेसिडेंट के नाम से बनाए जा रहे हैं, उसके नाम से एग्जीक्यूट हो रहे हैं। प्रेसिडेंट के पास बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स है, वो ऑफिसर्स को अपॉइंट करता है, उन्हें डिसमिस करता है, उसके पास डिप्लोमेटिक पावर है, जुडिशियल पावर है, लेजिस्लेटिव पावर है, मिलिट्री पावर है, बहुत सारी पावर्स है। लेकिन उन पावर्स का जो रियल एग्जीक्यूशन है वो कहां से हो रहा है, वो आर्टिकल 74 से गवर्न हो रहा है, जहां पर प्रेसिडेंट बाउंड है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड और एडवाइस को मानने के लिए जो है। 53 सब क्लॉज 1 इस बात को जस्टिफाई भी करता है। वो कहता है कि it is the responsibility of the president to abide by the constitution। abide by the constitution का मतलब यहाँ पर ये कि आर्टिकल 53 सब क्लॉज 1 की जो लास्ट लाइन है उसमें लिखा है कि जो कुछ भी वो करेगा वो विद इन द एम्बिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करेगा। तो क्या करेगा वो, तो 53 बताता है कि जो भी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं उनका इस्तेमाल प्रेसिडेंट चाहे डायरेक्टली करेगा या थ्रू ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट टू हिम। इसका मतलब जो ये मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स हैं, यानी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो मेंबर्स हैं, ये उसके सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं जिनके थ्रू प्रेसिडेंट जो है अपने एग्जीक्यूटिव फंक्शन को जो है वो परफॉर्म करेगा। फिर हम चलते हैं आर्टिकल 74 सब क्लॉज 1 में, जो कहती है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद प्राइम मिनिस्टर एट द हेड to aid and advise the president in exercise of his functions। 74 सब क्लॉज 2 कहता है कि whatever the advice what was tendered by minister to the president shall not be inquired in any court। So it means that the relationship between President and Council of Minister regarding giving aid and advice is a confidential matter। Regarding aid and advice, it's a confidential matter, and that must be within the President and the Council of Minister। तो 74 सब क्लॉज 1 की वर्डिंग में इस चीज को जस्टिफाई कर दिया जो है कि the President is must act, he shall act in the exercise of his function, act in accordance with such advice। President has to act on the aid and advice of the Council of Ministers, whatever given to him। 42nd amendment के पहले ये था कि President was not bound by the aid and advice of the Council of Ministers। लेकिन संविधान के 42वें संविधान संशोधन के बाद से प्रेसिडेंट को बाउंड कर दिया गया था। The president is bound by the aid and advice of the council of minister। थोड़ा सा बीच में एक संशोधन हुआ था
that was just a slight amendment in 1978 ड्यूरिंग जनता पार्टी सरकार। उन्होंने कहा था भाई कि एक बार रिकंसिडरेशन के लिए किसी भी बिल को प्रेसिडेंट वापस भेज सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास जो है, लेकिन अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बिना उसमें कोई चेंज किए हुए या एज इट इज उसको बिना कोई चेंज किए एज इट इज भेज देती है या स्लाइड मॉडिफिकेशंस के साथ भेजती है, तो सेकंड टाइम प्रेसिडेंट बाउंड हो जाता है कि प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है। ये तो था आपका आर्टिकल 75 का पार्ट जो है। 74 का पार्ट जो है 75 सब क्लॉज 1 जो कि प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट की बात करता है कि द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड अदर मिनिस्टर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट on the advice of prime minister. So on advice of prime minister here means that the prime minister is in very prominent position, that after being elected by the party having who secured a proper majority vote of confidence in Lok Sabha, a person who is appointed on that behalf, a person who is appointed on that party's behalf is considered to be the prime minister, a PM of that particular party, and he is a person who is in very prominent position, and after being appointed as prime minister as per article 75 sub clause 1 of the constitution by the president, he is the only person who is responsible to make other ministers of his cabinet or his council of ministers. So Article 75 says that Prime Minister shall be appointed by President and other ministers shall be appointed by President on the advice of Prime Minister. 75 sub clause 2, all the ministers hold office on the pleasure of the President. 75 sub clause 3, their Council of Ministers shall be collectively responsible to the Lok Sabha. So collective responsibility of the ministers, Article 75 sub clause 3, to the Lok Sabha only. They are members. They are collectively responsible to the Lok Sabha regarding policy decision of the government. किसी भी मुद्दे पर किसी भी पॉलिसी के मुद्दे पर अगर कोई एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री कोई लॉ बनाती है, किसी पॉलिसी को लेकर आती है, तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उसको वो डिफेंड करेगी। उस पर कोई अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आता है तो उस पर वो पूरी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होगी जो है वो लोकसभा के प्रति जो है। फिर प्राइम मिनिस्टर के जो मिनिस्टर होते हैं वो चूंकि प्राइम मिनिस्टर के नॉमिनी होते हैं, ऐसे में प्राइम मिनिस्टर जो है अपने इन कोलीग्स का जो अपॉइंटमेंट है वो अपने हिसाब से करता है। कहीं अगर कोalition गवर्नमेंट है तो जो साथ के लोग हैं उन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल करना है, फिर स्टेट का रिप्रेजेंटेशन भी देखना है, फिर जातियों का भी रिप्रेजेंटेशन देखना है कि प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है कि नहीं है। ये सब कुछ प्राइम मिनिस्टर पर होता है। रिजर्वेशन देखना है उसको, रीजनल रिप्रेजेंटेशन देखना है, बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल क्लास, इन सब के बाद जो है प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बनाता है जो है। आर्टिकल 75 सब क्लॉज 4 जो है वो क्या बोलते हैं, जो उनके सैलरीज और अलाउंसेस की बात करता है मिनिस्टर्स के जो है, कि पार्लियामेंट जब चाहे इनके रूल्स इनके सैलरीज और अलाउंसेस को लेकर समय समय पर वो लॉ बनाती रहती है। प्राइम मिनिस्टर चूंकि हेड होता है इनका, 74 सब क्लॉज 1 इसका मतलब कि ही इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और उसकी ही एडवाइस पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट करता है, या कहूँ कि मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट करता है, बाद में प्राइम मिनिस्टर अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बनाता है। अब सवाल कि प्रेसिडेंट का क्या अपना डिस्क्रिशन है, क्या प्रेसिडेंट का अपना कोई पर्सनल सेटिस्फैक्शन भी है, क्या प्रेसिडेंट का अपना कोई क्या बोलते हैं उसको इंडिविजुअल जजमेंट भी होता है कुछ जो है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन जो है। तो ऐसा कोई क्लॉज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ है, सिर्फ कुछ स्पेसिफिक पोजीशंस हैं जहां पर कि कोई भी पार्टी
अगर रूलिंग पार्टी नहीं है, कोई भी पार्टी अगर उसको अगर इलेक्शंस में प्रॉपर बहुमत नहीं मिला है, तो उस पोजीशन में कुछ ऐसी ही कंडीशन है जहां पर कि प्रेसिडेंट अपने डिस्क्रिशन का इस्तेमाल कर सकता है। अदरवाइज प्रेसिडेंट इज ऑलवेज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये बात अपने जहन में आप हमेशा रखिएगा। जो जब हमारी जब हमारी जब हमारा संविधान बन रहा था, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे कृष्णा अय्यर साहब, जो अलादी कृष्णा अय्यर साहब थे। उन्होंने कहा था कि जो है कि प्रेसिडेंट जो शब्द हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस्तेमाल हुआ है, इट जस्ट अ फैब्रिक वर्ड विच इज हु इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। उनका कहने का मतलब था कि प्रेसिडेंट का असली मतलब है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो कि कलेक्टिवली हाउस ऑफ पीपुल यानी लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल होती है। ये उस समय उनका मानना था। जो है उनका कहना था कि इसका रीजन ये है कि जिस तरह से प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है वो इनडायरेक्टली होता है। प्रेसिडेंट जो है डायरेक्टली चुनकर नहीं आता है, जिस तरह की लोकसभा के मेंबर चुनकर आते हैं, तो ऐसे ही उसका रोल भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो इनडायरेक्ट है। वो जो है क्या कहते हैं, वो नेशन का हेड हो सकता है, लेकिन नेशन को रूल नहीं कर सकता है। सभी लॉ उसके नाम से बनेंगी, लेकिन लॉ वो नहीं बनाएगा। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है देयर इज नो टर्म लाइक डिस्क्रिशन या पर्सन सेटिस्फैक्शन या इंडिविजुअल जजमेंट। जो है ये चीजें उस समय हुआ करती थी जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935 का जो है, तो उस समय गवर्नर जनरल को के पास अपनी डिस्क्रिशनरी पावर भी थी और अपने इंडिविजुअल जजमेंट की भी पावर थी जो है। लेकिन ऐसा कुछ भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल नहीं किया गया था 1950 में। जो है डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने भी कहा था जो है कि हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट की पोजीशन है वो वैसी ही है जो कि जैसे कि इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन में जो वहाँ के किंग की है। उन्होंने कहा कि वो हेड ऑफ द स्टेट हो सकता है, लेकिन ही कैन नॉट बी अ रियल एग्जीक्यूटिव। वो नेशन को रिप्रेजेंट कर सकता है, बट ही कैन नॉट रूल द नेशन। उसकी जो पोजीशन है एडमिनिस्ट्रेशन में जो है, इट वाज जस्ट लाइक अ सेरेमोनियल डिवाइस, जहां कहा जाता है कि नेशन के जो डिसीजन है वो उसके नाम से लिए जा रहे हैं, बट इन रियल सेंस he can do nothing against the advice of council of ministers, nor he can do anything without their advice. वो कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता जो कि मिनिस्टरियल एड और एडवाइस के अगेंस्ट हो, या वो कुछ भी नहीं कर सकता इसके अलावा जो कि एड और एडवाइस के अलावा उसे बताया गया। इस पोजीशन में जो है जो क्या कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस है, वो बाइंडिंग है प्रेसिडेंट के ऊपर जो है, जैसा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। तो यहाँ पर हम आर्टिकल 53 को आर्टिकल 74 के एस्पेक्ट में ही समझेंगे, जहां पर हम 53 में प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव फंक्शन के परफॉर्मेंस की बात पढ़ रहे थे, जान रहे थे, जहां पर लिखा था कि या तो वो इन पावर्स का इस्तेमाल खुद करता है या अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स के थ्रू करता है। तो ये सब कुछ गवर्न होगा आर्टिकल 74 सब क्लॉज 1 के अकॉर्डिंगली, जहां पर लिखा है कि ही शैल एक्ट एज पर द एड एंड एडवाइस गिवन टू हिम बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। फिर क्या कहते हैं, फिर क्या कहते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके प्रति होती है? लोकसभा के प्रति होती है। अब क्या प्रेसिडेंट अपने डिस्क्रिशन का इस्तेमाल खुद करता है, या वो ऐसी कौन सी पोजीशंस होती हैं जहां पर कि प्रेसिडेंट जो है अपने डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल कर सकता है? तो इसके लिए हमें उन सिचुएशंस को इमेजिन करना होगा, उन सिचुएशंस के बारे में सोचना होगा कि क्या कोई ऐसी पोजीशन भी हो सकती है जहां पर कि प्रेसिडेंट अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल करेगा
अब तक तो हमने जाना कि आर्टिकल 74 सब क्लॉज 1 ये कह रहा है कि प्रेसिडेंट इज ऑलवेज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और आफ्टर 42nd अमेंडमेंट ही इज बाउंड, आफ्टर 44th अमेंडमेंट इन 1978 ही कैन, हाँ वो जो है एक बार उस बिल को वापस भेज सकता है रिकंसिडरेशन के लिए, बट फिर से बिल अगर लौट कर आता है तो ही इज बाउंड। इस पोजीशन में अगर प्रेसिडेंट इज ऑलवेज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो ऐसे में एक सवाल दिमाग में जहन में हमारे आना चाहिए कि क्या एक्सेप्शनल सिचुएशंस भी क्या कभी ऐसी हो सकती हैं जबकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो एड और एडवाइस देने की पोजीशन में ही ना हो, तो उस पोजीशन में जो है क्या प्रेसिडेंट अपनी डिस्क्रिशनरी पावर या प्रेसिडेंट जो है अपनी पर्सनल सेटिस्फैक्टरी पावर को यूज कर सकता है या नहीं यूज कर सकता है। तो हमें इस रिगार्ड में उन सिचुएशंस के बारे में सोचना होगा कि जबकि किसी भी पार्टी के पास कोई स्पष्ट बहुमत नहीं होता है, या रूलिंग पार्टी अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के मामले में लोकसभा में उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस खो दिया है, या कोई भी पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार नहीं बना पा रही है, हंग पार्लियामेंट की पोजीशन आ गई है, तो इन पोजीशंस में प्रेसिडेंट का क्या रोल होगा, इन पोजीशंस पे प्रेसिडेंट कैसे रिएक्ट करेगा। कुछ शायद यही वो सिचुएशंस हैं, ये या कहूं कि हाँ ये वही एक्सेप्शनल सिचुएशंस हैं, एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस हैं जहां पर प्रेसिडेंट जो है अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है, अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल करता है, जहां की वो बाउंड नहीं होता है एड और एडवाइस को लेकर। जो है आर्टिकल 75 सब क्लॉज 1 जो कि प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट्स के रिगार्ड में प्रेसिडेंट को ये पावर देता है कि प्रेसिडेंट जो है प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट करेगा। तो एक सिचुएशन हमारे सामने यही आ गई कि प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट जो प्रेसिडेंट है बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड और एडवाइस के करता है, क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट होता रहता है उस समय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एग्जिस्टेंस में नहीं रहती है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड और एडवाइस से प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट नहीं होता है। लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि लोकसभा में जिस पार्टी का बहुमत होता है और वो अपना जिसे नेता चुनती है उस पार्टी की बात को मानने के लिए प्रेसिडेंट बाउंड होता है। तो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज अगर बात की जाए तो 74 सब क्लॉज 1 के अकॉर्डिंगली जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एग्जिस्ट कर नहीं रही है, तो ऐसे में प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड और एडवाइस के करता है। आफ्टर बीइंग अपॉइंटेड एज अ प्राइम मिनिस्टर तब वो सजेस्ट करता है कि किसको किसको हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में लेना है। तो अब चूंकि प्राइम मिनिस्टर है तो प्राइम मिनिस्टर इज द की फैक्टर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि ही इज रिस्पॉन्सिबल टू द बर्थ, टू द फॉर्मेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ही इज द लाइफलाइन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड ही इज रिस्पॉन्सिबल टू द डेथ ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो जाहिर सी बात है कि he is a person who is responsible having vote of confidence in popular house of parliament, जिसे हम आप लोकसभा कहते हैं। ऐसे में आपका जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपने कोलीग्स के साथ जो है वो लोकसभा के प्रति जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है जो है, और अपनी पॉलिसीज को वो पार्लियामेंट में जस्टिफाई करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल जो है। तो जैसा कि मैंने बताया कि अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एक ऐसा एक्ट है जो कि प्रेसिडेंट जो है अपने डिस्कशन में परफॉर्म करता है विदाउट द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, या प्राइम मिनिस्टर की बिना सहमत के वो प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट करता है, क्योंकि जो रूलिंग पार्टी उसे करने के लिए कहती है वो उसे प्राइम मिनिस्टर बना देता है। लेकिन जो क्या बोलते हैं ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां पर कि हंग पार्लियामेंट है, यानी कि किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला हुआ है, उस पोजीशन में प्रेसिडेंट का क्या रोल होगा।
तो in such a situation the president is bound by certain constitutional conventions. President have to justify that who is who can take the responsibility of a stable government. In such a situation, president must use its discretion regarding the stability of the government in the parliament. क्योंकि आर्टिकल 60 में प्रेसिडेंट जब ओथ ले रहा था तो वो कहता है कि इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रेसिडेंट दैट ही विल ट्राई इट्स बेस्ट टू सिक्योर एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. जो है संविधान को बचाना है, संविधान को क्या कहते हैं डिफेंड भी करना है, उसकी रक्षा भी करनी है. तो सिचुएशंस में जहां पर कि हंग पार्लियामेंट की स्थिति है वहां पर प्रेसिडेंट की कोशिश होगी जो है कि वो किसी ऐसी पार्टी को सरकार बनाने के लिए बुलाए जो कि स्थिर सरकार दे सके. जो है तो एक सिचुएशन ये हो सकती है कि था क्या कि हमारे यहाँ जो सिचुएशन थी जो है हमने एग्जैक्टली हम चूंकि काफी कुछ हमारे यहाँ हम चूंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट से जो है गवर्न यहाँ हो रहे थे तो इस मामले में हमने उन ब्रिटिश कन्वेंशंस को ही अडॉप्ट कर लिया. जैसा कि ब्रिटिशर्स के यहाँ सिचुएशंस थी कि अगर उनके यहाँ किसी भी क्या बोलते हैं किसी भी पार्टी को जो है हाउस में मेजॉरिटी नहीं मिली है तो ऐसे में क्वीन डिसाइड करती थी, वहां की रानी डिसाइड करती हैं अभी भी कि ऐसे कौन से वो लोग हैं जो कि एक रीजनेबल प्रोस्पेक्ट के साथ जो है वो हाउस में एक स्थिर सरकार दे सकते हैं. तो उसी व्यू को हमारे यहाँ भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने अडॉप्ट किया कि अगर ऐसी सिचुएशन हमारे यहाँ भी आती है तो हम उन्हीं ब्रिटिश कन्वेंशंस को ही फॉलो करेंगे. तो पहला केस तो ये कि अगर कोई रूलिंग पार्टी है वो किसी पॉलिसी मैटर पर नो कॉन्फिडेंस मोशन उसके अगेंस्ट आता है और वो उस पर हार जाती है तो ऐसे में प्रेसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो नेता प्रतिपक्ष यानी कि अपोजिशन के लीडर को बुलाएगा जो है और उससे एक स्टेबल मिनिस्ट्री की एक्सपेक्टेशन करेगा कि वो आए और एक स्टेबल सरकार वो दे. जो है हमारे यहाँ हिंदुस्तान में राष्ट्रपति थे नीलम संजीवा रेड्डी जिन्होंने वाईबी चौहान साहब को जो है सरकार बनाने के लिए बुलाया था जो कि नेता प्रतिपक्ष थे, जबकि मोरारजी देसाई की सरकार ने अपना इस्तीफा 1979 में दे दिया था. उन्होंने सरकार बनाने के लिए वाईबी चौहान साहब को बुलाया था. हालांकि 4 दिन बाद ही वाईबी चौहान साहब ने मना कर दिया था कि हम सरकार बनाने की पोजीशन में नहीं है. जो है हमने सरकार एक स्थिर सरकार हम जो है नहीं दे सकते. दूसरा पहलू हो सकता है कि किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत ना मिला हो लोकसभा में. जो है तो ऐसे में प्रेसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये होगी कि जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है वो उसको सरकार बनाने के लिए बुलाया जाए. 91 में पीवी नरसिम्हा राव साहब को जो है सरकार बनाने के लिए बुलाया गया था. उन्होंने अपना बहुमत बाद में प्रूव किया था. वैसे ही वाजपेयी जी को जो है बुलाया गया था जो है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के नाते, हालांकि सरकार नहीं बना पाए थे. वो 13 दिन सरकार उनकी सिर्फ चली थी. जो इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहां पर जो है कि प्रेसिडेंट ने इन्हीं रूल्स को फॉलो किया था. जो है इसके बाद एक पोजीशन ये हो सकती है कि जहां पर कि बहुत सी पार्टियों ने मिलकर जो है एक प्री अलायंस बना लिया हो बिफोर इलेक्शन. जो की मतलब चुनाव से पहले ही उन्होंने प्री इलेक्शन बना लिया हो और प्री अलायंस बना लिया हो और प्री अलायंस को स्पष्ट बहुमत मिल जाता है और स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद वो अलायंस जो 2, 4, 10, 15, 20 पार्टियों को मिलाकर बना है वो उनमें से अपना एक नेता चुनते हैं. तो उसको सरकार बनाने के लिए बुलाना जो है ये भी जिम्मेदारी है प्रेसिडेंट की कि वो इस सिचुएशन में जो प्री अलायंस बना हुआ था अगर उसको बहुमत मिल गया है, वो अगर उस क्या बोलते हैं मेजॉरिटी के उस काउंट को वो टच कर रहे हैं तो ऐसे में प्रेसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उन्हें गवर्नमेंट बनाने के लिए बुलाएगा. एक सिचुएशन और है जहां पर कि प्रेसिडेंट जो है वो he should invite the leader of the coalition or alliance formed after the election.
तो जाहिर सी बात है आफ्टर द इलेक्शन के बाद जो बनने वाले अलायंसेस हैं उनको तो देख के ही और के बारे में सोच के ही लगता है कि ये सिर्फ मतलब के अलायंसेस हैं, और जो कि सिर्फ किसी तरह से सत्ता में आने के लिए इस तरह से गवर्नमेंट फॉर्मिंग में जो है वो अपना अपना में वो साथ आके जुड़ रहे हैं। जैसे कि 1996 में हुआ था, जबकि देवेगौड़ा साहब को बुलाया गया था, जो 13 या 14 पार्टियों का अलायंस हुआ था इलेक्शन के बाद जो है, और वो कांग्रेस ने बाहर से समर्थन दिया था जो है, और उन्होंने सरकार बनाई थी जो है। जबकि बीजेपी अपनी मेजॉरिटी नहीं प्रूव कर पाई थी, तो उसके बाद जो है देवेगौड़ा साहब ने आफ्टर अलायंस 13 पार्टियों का गठबंधन किया था, जिसको आई थिंक दैट वाज यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट था वो। वो सरकार कुछ दिन चली थी जो है। इसके बाद फिर आपका आता है कि अब ये वो सिचुएशन है जहां पर किसी को भी जो है प्रॉपर बहुमत नहीं मिला हुआ है, चाहे वो प्री अलायंस की पोजीशन हो, चाहे वो पोस्ट अलायंस की पोजीशन हो, चाहे रूलिंग पार्टी ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अपना खो दिया हो किसी पॉलिसी मैटर पर जो है। इन सभी सिचुएशंस में जो है, या किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, तो ऐसे में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को बुलाना है। तो कोई ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस हैं जो हमने अडॉप्ट की है ब्रिटिश कन्वेंशंस के थ्रू, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यही रूल एग्जैक्टली फॉलो हो रहे हैं या यही रूल फॉलो ही होने चाहिए। क्योंकि एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ स्टूडेंट अगर हम आप सोचे जो है, तो प्रेसिडेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू डिफेंड एंड सिक्योर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसी पोजीशन में प्रेसिडेंट को अगर लगता है कि प्री अलायंस नहीं, जो ये सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, अगर इसको हम बुलाएं तो ये स्टेबल गवर्नमेंट दे सकती है, इसको अगर मौका दिया जाए जो है, या इसके बाद जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है उसको मौका दिया जाए, वो प्रूव करे। तीसरा कि इस तरह का जो प्री अलायंस है उसको मौका दिया जाए, वो भी न कर पाए तो चौथा वो जो पोस्ट अलायंस है उसको मौका दिया जाए। तो एक ये तरीका होना चाहिए एक स्टेबल गवर्नमेंट देने का, और ऐसे में प्रेसिडेंट अपनी डिस्क्रिप्शन का जो इस्तेमाल है वो इस तरीके से करे जो है, तो एक स्टेबल गवर्नमेंट जो है वो दी जा सकती है। क्योंकि इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एग्जैक्टली यही रूल फॉलो होंगे जो है। ये सरकार, ये प्रेसिडेंट के ऊपर है कि वो किसे कैसे बुलाता है, जबकि मेजॉरिटी में कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी पार्टी नहीं है और सरकार बनाने के लिए जो है। तो यही वो पोजीशन है जबकि प्रेसिडेंट जो है अपने डिस्क्रिशन का इस्तेमाल करता है। अदरवाइज प्रेसिडेंट इज ऑलवेज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एज पर आर्टिकल 74 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आप हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा जो है।